कि आज के मैच की अगर मैं बात करूं तो मैन ऑफ द सीरीज अगर कोई है तो निर्विवाद तौर पर नरेंद्र मोदी है, क्योंकि 5 में से 4 राज्य बीजेपी जीत रही है और उसकी बहुत बड़ी वजह नरेंद्र मोदी की छवि और उनकी पॉपुलैरिटी है। मैन ऑफ द मैच की अगर बात करें तो वो शेयर्ड है, वो 2 लोगों के बीच है, योगी आदित्यनाथ के साथ अरविंद केजरीवाल भी उसमें शेयर्ड। और मैं अरविंद केजरीवाल का नाम इसलिए ले रहा हूँ कि पंजाब में जो कुछ हुआ है वो भी ऐतिहासिक है कि ना अकाली है ना कांग्रेस है, पंजाब में इस बार आम आदमी पार्टी है, जो कि आज तक पंजाब में कभी नहीं हुआ था कि कोई तीसरी पार्टी शासन में आए। और एक आखिरी पॉइंट, आज के मैच के सबसे बड़े लूजर कौन है, और वो हैं दोनों भाई बहन। आप समझ गए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हैशटैग विद सुमित अवस्थी और आज बहुत दिनों के बाद आपसे तारुफ कर रहा हूं। मौका ही ऐसा है जी, 5 राज्यों की विधानसभा चुनाव के नतीजे हमारे सामने हैं और ये बात बिल्कुल साफ हो गई है कि इस देश में आज भी मोदी का कोई तोड़ नहीं है। मोदी मैजिक है, मोदी मिडास टच के साथ आए हैं। जहां पर भी वो हाथ रख रहे हैं वहां पर वो भारतीय जनता पार्टी के वारे न्यारे हो जा रहे हैं। यूपी में अपने आप में इतिहास बना है। आज़ादी के बाद से ये पहला मौका है जब किसी मुख्यमंत्री ने पूरा 5 साल का कार्यकाल किया हो, फिर वो अपने नाम और काम के बल पर चुनाव में गया हो और फिर लगभग उतनी ही बड़ी मेजॉरिटी के साथ सत्ता में लौट के आया हो। ऐसा कांग्रेस के शासनकाल में भी कांग्रेस के तमाम बड़े बड़े दिग्गज नेता नहीं कर पाए। ना इंदिरा गांधी करवा पाई, ना उसके बाद कांग्रेस का कोई और अध्यक्ष करवा पाया। जो काम इस वक्त नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की जोड़ी दिखाई दे रही है, ये जोड़ी इस चुनाव में खूब दौड़ी है और जनता ने इस दौड़ को, इस पसंद को वाकई में सर आंखों पर लिया है। यूपी के लोगों ने 2 बार रंगों वाली होली खेलने की तैयारी कर ली है। इतिहास इस बात का भी बना है कि नोएडा जो आता था मुख्यमंत्री, वो चुनाव नहीं जीत पाता था। वो मिथ भी टूट गया, वो जिंक्स भी टूट गया, क्योंकि नोएडा के दौरे पर योगी आदित्यनाथ एक नहीं कई बार आए और वो चुनाव भी जीत गए हैं। एक और मिथ टूटा है इस बार इस चुनाव परिणामों में, और वो है मुख्यमंत्री कार्यालय में काम करने वाले अधिकारी नवनीत सहगल के बारे में। उनके बारे में ये बड़ा प्रचलित है कि जब वो मायावती के साथ थे तो मायावती जब चुनाव में गई तो मायावती हार गई 2012 में। उसके बाद वो अखिलेश के साथ उनके कार्यालय में लगे, मुख्यमंत्री कार्यालय में, तो जब अखिलेश चुनाव में गए 2017 में तो अखिलेश चुनाव हार गए। इस बार भी योगी आदित्यनाथ ने शुरू में अपने साथ करीब 3-3.5 साल नवनीत सहगल को अपने साथ नहीं रखा था, लेकिन आखिरी 1.5 साल से 1 साल से वो योगी के साथ काम कर रहे थे। और इस बार ये जिंक्स, ये मिथ भी टूट गया कि नवनीत सहगल के रहते हुए भी योगी आदित्यनाथ और उनकी पार्टी इन चुनावों को जीत लेती है। तो बहुत, ये तो बात धारणाओं की हुई, मिथ्स की हुई, लेकिन जिंक्स की हुई। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी ये चुनाव क्यों जीती, इसके बारे में सोचने की ज़रूरत है। एक फैक्टर तो मैंने कहा, वो है मोदी फैक्टर। मोदी का कोई सानी नहीं है, मोदी का कोई मुकाबला इस देश में नहीं है। और 2022 की ये बड़ी यूपी की जीत स्पेसिफिकली 2024 के लिए बीजेपी के रास्ते को, नरेंद्र मोदी की हैट्रिक लगाने के रास्ते को और आसान बना देगी, ऐसा आज की तारीख में प्रतीत होता है। आएगी तो आएंगे तो एक और फैक्टर जिस वजह से बीजेपी जीती, और वो है सबसे बड़ी बात कि बीजेपी ने तमाम बातें की गई इस चुनाव को लेकर यूपी में कि ये जातीय समीकरणों के आधार पर वोट पड़ेगा और उसके लिहाज से अगर वोट पड़ा तो बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। ऐसा नहीं हुआ। तमाम पिछड़े और अति पिछड़े वर्ग के बड़े बड़े नेता जो पिछली बार सपा के साथ, जो बीजेपी के साथ थे, वो इस बार सपा के साथ चले गए। स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग, दारा सिंह चौहान जैसे लोग, इसके अलावा ओम प्रकाश राजभर पिछली बार बीजेपी के साथ थे, वो इस बार सपा गठबंधन में थे। इन तमाम महान दल के नेता, केशव देव मौर्य की पार्टी जो एक ज़माने में कांग्रेस के साथ थी, वो इस बार अखिलेश के साथ थी। ये छोटे छोटे पॉकेट्स की पार्टियां हैं, छोटी छोटी जातियों की पार्टियां हैं, लेकिन ये जातीय समीकरण भी फिट ठीक से नहीं बिठा पाया अखिलेश यादव। यानी मुस्लिम और यादव, इस समाज का तो वोट मोटे तौर पर अभी फौरी तौर पर दिखाई देता है कि वो अखिलेश यादव को मिला होगा, सपा को मिला होगा, लेकिन इनके साथ, खासकर यादव के साथ,
बाकी जो ओबीसी पार्टियां हैं, बाकी जो एमबीसी पार्टियां हैं, वो जुड़ नहीं पाई। उनके शायद अंदर मन में खौफ था कि यादवों का अगर शासन आया तो फिर से वो हम पे डोमिनेट करेंगे और हमारी जातियों पर तमाम सवाल खड़े हो सकते हैं। तो वो जातीय फैक्टर जिसको भुनाने की कोशिश अखिलेश यादव ने की थी, वो नाकाम होती दिखाई देती है। और उसकी सबसे बड़ी वजह है प्रधानमंत्री की तरफ से कोविड काल के समय में जो 2 बड़ी स्कीम्स की अनाउंसमेंट हुआ। एक तो पहले से चल रहा था डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र वाला, जिसमें सीधे किसानों के, गरीबों के खाते में 6,000 रुपये सालाना जा रहे हैं। और दूसरा कोविड के समय में जो स्कीम शुरू की आज से करीब 2 साल पहले कि ज़रूरतमंदों को अनाज मिलेगा, राशन मिलेगा। तो वो राशन उसके बाद जब उसका सक्सेसफुल होता दिखाई दिया वो फॉर्मूला, तो यूपी सरकार ने भी उसी नीति को अपना लिया। यानी केंद्र और यूपी सरकार मिलकर करीब 35 किलो का राशन एक परिवार को, एक व्यक्ति को दे रही थी। और इसी का फ़ायदा चाहे कितनी महंगाई क्यों ना हो गई हो, चाहे कितना पेट्रोल डीजल के दाम 100 रुपये से ऊपर क्यों ना चले गए हों, बीजेपी पर दबाव क्यों ना रहा हो, उनको दाम घटाने भी पड़े, लेकिन क्योंकि जनता की जेब में पैसा आ रहा था, हार्ड कैश, और जनता के घर में राशन आ रहा था, उसका फ़ायदा मिला है। इसीलिए जातीय समीकरण जो हैं वो धराशायी होते हुए अखिलेश के दिखाई दिए और योगी का फॉर्मूला चल गया। ये कहा गया कि बीजेपी का जो कोर वोट बैंक है ब्राह्मणों का, वो उससे नाराज़ है। एक और बात कही गई प्रियंका गांधी के कैंपेन को लेकर कि महिलाएं बीजेपी के साथ जुड़ती हैं। उज्ज्वला स्कीम की बात कर लीजिए, शौचालय बनाने की बात कर लीजिए, मुस्लिम महिलाओं की बात करूं तो 3 तलाक का कानून ख़त्म किया। इसको इनकैश करना चाहती थी प्रियंका गांधी, लड़की हूँ वो लड़ सकती हूँ कैंपेन के जरिए, लेकिन इससे कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। उल्टा बीजेपी के पक्ष में अभी जो शुरुआती तौर पर रुझान और नतीजे दिखाई दे रहे हैं, जहाँ ये बात समझ में आ रही है कि बीजेपी के पक्ष में बड़ी संख्या में महिलाएं भी गई हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी 2 सीटों पर सिमट रही है। मायावती की बीएसपी 1 सीट पर सिमट रही है। एक इतनी बड़ी पार्टी मायावती की जो 2012 तक मेजॉरिटी में शासन कर रही थी, वो आज 10 साल के बाद लगभग निग्लिजिबल हो गई है, शून्य हो गई है, ख़त्म हो गई है प्रदेश के अंदर। ये बहुत बड़ा संदेश दे रहा है कि जो उनका पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग है वो खुलकर बीजेपी के साथ जाना चाह रहा है, रादर देन वो किसी और का साथ पकड़े, कांग्रेस का या सपा का। महिलाएं जिसपे सेंध लगाने की कोशिश प्रियंका गांधी ने की, वो फॉर्मूला भी नहीं चला। महिलाओं को आज भी मोदी और योगी की जोड़ी पर भरोसा है, क्योंकि वो सशक्त सुशासन की बात कर रहे हैं, वो एक लॉ एंड ऑर्डर में सेफ्टी लाने की बात करते हैं। अब हाथरस जैसी घटना हुई, उन्नाव में सेंगर साहब का कांड हुआ, इन बड़ी बड़ी घटनाओं के बावजूद भी महिलाओं को लगता है कि अगर यादवों की पार्टी आ जाती, अखिलेश यादव के लोग जुड़ जाते, सत्ता में आ जाते, तो उन पर ज़्यादा अत्याचार हो सकता था, ज़्यादा पुलिसिया गुंडागर्दी हो सकती थी। और उससे बचने का एक तरीका ये था कि जो एक मजबूत शासन के तौर पर, शासक के तौर पर उभर कर आए योगी आदित्यनाथ, उनके साथ ही उनको एक और मौका दिया जाए। और तीसरी बात वो है भ्रष्टाचार की बात। भ्रष्टाचार को लेकर बहुत से आरोप लगे अतीत में मायावती पर, फिर अखिलेश यादव पर और फिर कांग्रेस पार्टी पर जब वो यूपीए के तौर पर शासन कर रही थी। इस बार एक ऐसा व्यक्ति मुख्यमंत्री था जो काम धाम अपने कर्तव्यों से साधु संत नजर आता है, जो पूरी तरीके से पूजा पाठ में यकीन करता है, जो पूरी तरीके से कोविड के समय में सब कुछ छोड़कर जनता के बीच में जाना चाहता है, अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट्स लगाना चाहता है। शुरुआत में ज़रूर कुछ लोचे रहे, कुछ प्रॉब्लम्स हुई, लेकिन उसको बहुत तेज़ी के साथ योगी आदित्यनाथ ने अपने कुशल नेतृत्व से, अपनी प्रशासनिक क्षमता से उस चीज़ पर कंट्रोल पाया। जिस तेज़ी के साथ यूपी में टीकाकरण चला, सफलता के साथ चला, हर वर्ग को टीका मिला। अखिलेश यादव वो नेता रहे जिन्होंने टीके का विरोध किया, उन्होंने कहा कि ये तो भाजपा का टीका, मैं क्यों लगवाऊं, वो भी उनके अगेंस्ट में गया। आज ये समझ में आ रहा है। तो कुल मिलाकर चाहे वो कमाई की बात हो, महंगाई की बात हो, शासन की बात हो, प्रशासन की बात हो, हर मोर्चे पर बीजेपी के नीतियों को, उनके नेताओं के चेहरे पर ज़्यादा जनता को भरोसा था, रादर देन अखिलेश यादव के वादों पर। अखिलेश ने बहुत बढ़िया वादे किए, लग रहा था अखिलेश बहुत अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं। अखिलेश यादव ने 10 लाख नौकरियों की बात की, सरकारी पेंशन को दोबारा शुरू करने की बात की, मुफ्त बिजली की बात की, अब लड़कियों को एजुकेशन की बात की, ये तमाम चीज़ों के बाद भी अब राशन देने की बात की, सिलेंडर देने की बात की,
ऐसी बड़ी बड़ी बातें प्रियंका गांधी ने भी की, मायावती को भी करनी पड़ी, लेकिन क्योंकि इनके नेतृत्व की बातों पर जनता को भरोसा नहीं था, ऐसा लगता है। वहीं यही बातें बीजेपी ने की, उन पर भरोसा था और इसके लिए पूरी तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का प्रशासन, उनका शासन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि, उनके भाषण, जिस पर भरोसा था जनता को, और मुफ्त का राशन। तो शासन, भाषण और राशन, इस कॉम्बिनेशन ने बीजेपी को ये बहुत बड़ी जीत यूपी में दिलाई है। जैसे कि मैंने ट्वीट भी किया है कि आज के मैच की अगर मैं बात करूं तो मैन ऑफ द सीरीज अगर कोई है तो निर्विवाद तौर पर नरेंद्र मोदी है, क्योंकि 5 में से 4 राज्य बीजेपी जीत रही है और उसकी बहुत बड़ी वजह नरेंद्र मोदी की छवि और उनकी पॉपुलैरिटी है, उनकी प्रशासनिक क्षमता है। मैन ऑफ द मैच की अगर बात करें तो वो शेयर्ड है, वो 2 लोगों के बीच है, योगी आदित्यनाथ के साथ अरविंद केजरीवाल भी उसमें शेयर्ड है। और मैं अरविंद केजरीवाल का नाम इसलिए ले रहा हूँ कि पंजाब में जो कुछ हुआ है वो भी ऐतिहासिक है। ये लगभग वही तस्वीर है जो 2015 में दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने की थी, 70 में से 67 सीटें जीतना। उसी तरीके से 117 में से करीब 90-95 सीटों पर आगे चलना या जीत जाना, ये कोई आसान काम नहीं था। एक नई पार्टी को सत्ता मिली तो ये भी एक इतिहास बना कि ना अकाली है ना कांग्रेस है, पंजाब में इस बार आम आदमी पार्टी है, जो कि आज तक पंजाब में कभी नहीं हुआ था कि कोई तीसरी पार्टी शासन में आए। तो ये दिखाता है कि देश की जनता, आवाम, वोटर, उसको वो लोग पसंद आते हैं जो डिलीवरी देने में माहिर हो। क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने भी नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की तरह अपने डिलीवरी पॉइंट्स गिनाए, जैसे दिल्ली में मुफ्त का बिजली देना, मुफ्त का पानी देना, दिल्ली के स्कूलों को बढ़िया कर देना, दिल्ली के अंदर उनका जो मोहल्ला क्लिनिक था उसका सफल फॉर्मूले की पिक्चर उन्होंने पंजाब की जनता को दिखाई। और कोविड के समय जब जनता परेशान और उनको लगे कि उनको मुफ्त का इलाज मिल सकता है सरकारी क्लिनिक्स में, अस्पतालों में, तो क्यों नहीं जनता पसंद करेगी। तो जो कुछ अरविंद ने कहा, अरविंद की बातों पर ज़्यादा भरोसा था रादर देन चन्नी साहब हो या अमरिंदर सिंह हो या फिर सिद्धू हो या फिर सुखबीर बादल हो। इनको वो लोग टेस्ट कर चुके थे और इस बार जनता जैसे तय करके बैठी थी कि इन सबको फेल कर देना है और एक मौका झाड़ू को देना है। और जैसे ही जनता ने झाड़ू थामी, सुनामी आई और उस झाड़ू ने सफाई कर दी, पूरी तरीके से पंजाब को क्लीन कर दिया और ये बहुत बड़ी जीत है। और जब अरविंद केजरीवाल अभी तक दिल्ली जैसे छोटे राज्य, यूनियन टेरिटरी को देख रहे थे, अब अरविंद केजरीवाल के पास अपनी पुलिस फोर्स है। अरविंद केजरीवाल की पार्टी एक बॉर्डरिंग स्टेट को रूल करेगी। अरविंद केजरीवाल की पार्टी, अरविंद केजरीवाल के पास अब एक सरकारी प्लेन भी होगा, सरकारी चॉपर भी होगा। ये तमाम सुविधाएं दिल्ली के मुख्यमंत्री के पास नहीं है। ना पुलिस है, ना कानून व्यवस्था अपने हाथ में है, ना कोई प्राइवेट आपको सरकारी हेलीकॉप्टर जैसी सुविधा यहाँ मिलती है, क्योंकि ये यूनियन टेरिटरी की सरकार है, एनसीटी की सरकार है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इस मैच के एक मैन ऑफ द मैच अरविंद केजरीवाल भी है। और एक आखिरी पॉइंट, आज के मैच के सबसे बड़े लूजर कौन है, और वो है दोनों भाई बहन। आप समझ गए, मैं प्रियंका और राहुल गांधी की बात कर रहा हूँ। सबसे बड़े लूजर के तौर पर कांग्रेस पार्टी उभर कर सामने आई है। देश की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी पार्टी आज 5 राज्यों में कहीं नहीं है। गोवा जहां पे फेयर चांसेस थे पार्टी के, वहां भी बीजेपी लौट रही है। उत्तराखंड जहां पे 3 मुख्यमंत्री बीजेपी ने बदले कोर्स करेक्शन में, वहां पर कांग्रेस के बहुत बेहतरीन चांसेस थे, लेकिन अब बीजेपी 70 की विधानसभा में करीब 40-45 सीटें जीत रही है और कांग्रेस पार्टी सिमट सी गई है 19-20 सीटों के आसपास। तो ये दिखा रहा है कि कांग्रेस की एक्सेप्टेबिलिटी जनता के मन में नहीं रही है। अब बहुत जल्द कुछ करना होगा गांधी परिवार को। मैं गांधी परिवार इसलिए बोल रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी वही करती है जो गांधी परिवार को पसंद है, गांधी परिवार चाहता है। सोनिया गांधी का नेतृत्व 2014 में चुनाव हार गया, उसके बाद राहुल गांधी के नाम पर पार्टी एकदम उनके पीछे खड़ी हुई, 2019 हार गई, 14 से 19 के बीच में यूपी में 17 हो गया, राहुल गांधी वहाँ भी नहीं चले, 22 आ गया, प्रियंका को आ गई। क्या इस बार तो यूपी में पूरा कैंपेन प्रियंका गांधी ने संभाला, बगैर किसी पार्टी कार्डर के रहते हुए प्रियंका ने लड़ने की भरपूर कोशिश की, मजबूत कैंपेन्स खड़ा किए, मजबूत अभियान खड़े किए सत्तारूढ़ बीजेपी के खिलाफ, लेकिन क्योंकि कार्डर नहीं था उसका फायदा कांग्रेस को नहीं मिला। और जो भी गुस्सा था सत्ता के खिलाफ, उस गुस्से का सीधे तौर पर फायदा अखिलेश यादव को मिल गया। तो आज जो सपा की सीटें बढ़ी हैं उसमें बहुत बड़ा अखिलेश यादव को शुक्रिया प्रियंका गांधी को करना चाहिए, क्योंकि प्रियंका हाथरस से लेके, उन्नाव से लेके
हर जगह पर प्रोटेस्ट करती हुई नजर आ रही थी सरकार के खिलाफ। अखिलेश यादव कहीं नहीं दिख रहे थे, तो उस एंटी इनकम्बेंसी का फायदा अखिलेश को मिल गया, जिसका फायदा प्रियंका लेने चली थी। लेकिन अब वक्त है कांग्रेस पार्टी को इंट्रोस्पेक्ट करने का और कोई एक ऐसी रणनीति बनाने का जिसके जरिए पार्टी चुनावों में अपना एग्जिस्टेंस तो साबित कर पाए। मणिपुर निकल गया, पंजाब जीता हुआ हाथ से निकल गया, उत्तराखंड जीत सकते थे नहीं जीत पाए, गोवा जीत सकते थे नहीं जीत पाए। तो कांग्रेस इस चुनावों की सबसे बड़ी लूजर है और ये श्रेय कह लीजिए या अपश्रेय कह लीजिए, ये दोनों भाई बहन के पास जाता है, क्योंकि पूरा कैंपेन दोनों भाई बहन ने अपने कंधों पर उठाया था, जिसको जनता ने स्वीकार नहीं किया है। तो जनता के इस मैंडेट को, जनता के इस जनमत को हमारा सलाम है, सैल्यूट है। जनता आज भी ये चाहती है कि नरेंद्र मोदी जैसा पॉपुलर नेता इस देश में न था न है, आगे 24 तक होगा, कम से कम आज की तारीख में नहीं दिखाई देता। तो मोदी की हैट्रिक आज लगता है कि 24 में भी आसानी से लग जाएगी। थैंक यू।